हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूं, बहुत मज़े में हूं। और इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी राइटिंग स्किल्स का न्यू टॉपिक, जो कि है स्पीच राइटिंग। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि स्पीच यानी कि कोई लेक्चर जैसा कुछ, यानी जिसमें हमें कोई टॉपिक दिया जाता है और उसमें हमें बहुत सारा लंबा चौड़ा बोलना पड़ता है, तो दैट इज ओनली स्पीच राइटिंग। अब यहाँ पे आपको स्पीच लिखना है, तो आपके एग्जाम में मार्किंग स्कीम कैसी है स्पीच की, वो एक बार देख लेते हैं। आपके एग्जाम में टोटल जो स्पीच राइटिंग का जो क्वेश्चन आता है वो 10 मार्क्स का आता है, जिसमें से जो फॉर्मेट होता है उसके लिए आपको मिलता है 1 मार्क। ओके, तो अगर आपने सही फॉर्मेट में अपनी स्पीच लिखी तो उसके लिए आपको 1 मार्क मिलता है। फिर आपको मिलते हैं 4 मार्क्स कंटेंट के लिए। बेसिकली जो स्पीच का फॉर्मेट होता है कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, तो मेन जो भी इसमें होता है वो कंटेंट ही होता है। जितना भी आप कंटेंट लिख रहे हो, आप कितने अच्छे से अपना कंटेंट एक्सप्लेन कर पा रहे हो बिना किसी मिस्टेक्स के, तो अगर आपने वो अच्छे से लिखा तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। फिर आपको मिलते हैं 5 मार्क्स एक्सप्रेशन के लिए। अब एक्सप्रेशन का मतलब मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होता, बल्कि ये होता है कि मेरा जो स्पेलिंग एरर्स हैं, जो मेरी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, वो मैं कितना अवॉइड करूँ। अगर मेरा कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो मुझे एक्सप्रेशन के मार्क्स मिल जाते हैं। अब आउट ऑफ 5 मार्क्स 2.5 मार्क्स फॉर एक्यूरेसी, वर्ड्स यूज एंड स्पेलिंग्स। तो अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सब कुछ सही लिखा है, सही वर्ड्स यूज किए और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो इस 5 में से 2.5 मार्क्स यानी 2.5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। और बचे हुए 2.5 मार्क्स मिलते हैं रेलेवेंस के लिए, यानी आपने जो भी कुछ लिखा है अपनी स्पीच के कंटेंट में, अगर वो रेलेवेंट है, सही है, कुछ भी गलत इधर उधर का आप नहीं लिख सकते, अगर वो सही है तो वो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। फ्लुएंसी यानी अच्छी प्रेजेंटेशन ऑफ इंग्लिश आपने लिखी है, अच्छे अच्छे कोट्स आपने यूज़ करें, अच्छे अच्छे ओपनिंग सेंटेंसेस, क्लोजिंग सेंटेंसेस यूज़ किए, अपनी स्पीच को अच्छे से प्रेजेंटेबल आपने बनाया है, तो आपको ये 2.5 मार्क्स भी मिल जाते हैं। बेसिकली फिर आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपके एक्सप्रेशन के लिए, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 10 मार्क्स। ओके, सो दिस इज द मार्किंग स्कीम ऑफ स्पीच इन योर एग्जाम। अब कुछ पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड है, कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, दिमाग में ध्यान में रखने पड़ेंगे जब आपके एग्जाम में स्पीच का क्वेश्चन आता है। तो वो क्या है? पहला है, अ स्पीच शुड बिगिन विद अ कैची इंट्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा और अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। तो जब आप स्पीच लिखना स्टार्ट करते हो या किसी के भी सामने स्पीच बोलना स्टार्ट करते हो, तो आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए स्पीच की। तो आपको कैची इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा स्पीच में बोलने के लिए या लिखने के लिए, आपको उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और बहुत कैची, यानी कि उसको बहुत आई कैची रखना पड़ेगा, किसी की भी नज़र पड़नी चाहिए उस पर। वो कैसे पड़ेगी? आप कोई भी कोटेशन, पुराने ज़माने की कोई भी कोटेशन आप यूज़ कर सकते हो, या कोई भी ईडियम यूज़ कर सकते हो, या कोई फ्रेज यूज़ कर सकते हो, कोई स्टैटिस्टिकल डेटा, कोई भी फैक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो कि इतने प्रतिशत लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बोलना बहुत अच्छी लगती है, या कुछ भी। तो इस तरीके के कुछ रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स से आप शुरुआत कर सकते हो। या थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आप इस तरीके से सोच के देखिए, अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को दीजिए, ताकि लोगों को अपने दिमाग पे जोर डालना पड़े आपके आंसर्स देने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने स्पीच को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या यू कैन स्टार्ट। सेकेंड, अ स्पीच मस्ट रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। अगर आपको जो भी टॉपिक दिया गया है और आपको स्पीच पे लिखना है, अगर आप उस टॉपिक के बारे में कंप्लीटली फेमिलियर हो, आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज है, आपको क्लैरिटी उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक के बारे में सारी डिटेल्स पता है, तो आप जो भी स्पीच लिखोगे उसमें क्लैरिटी दर्शेगी आपकी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्पीकर होता है, जो कि स्पीच देने वाला होता है, आपको तो एग्जाम में लिखनी रहती है, यूजुअली स्पीचेस लोग सुनते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में स्पीच लिखनी है जो भी आप लोगों के सामने बोलना चाहते हो। तो आपकी स्पीच आपके बारे में क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्या दर्शाती है कि आप अपने टॉपिक के बारे में कितने क्लियर हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग और कितनी नॉलेज है आपको अपने टॉपिक के बारे में। थर्ड है, अ स्पीच में ऑल्सो गिव रेफरेंस टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। अगर न्यूज़पेपर में कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, कोई ऐसी चीज़, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेंशन्ड है जो कि रेलेवेंट है आपके टॉपिक से, तो आप वो सब चीज़ें भी अपनी स्पीच में इंक्लूड कर सकते हो। रिस्ट्रिक्ट द मेन पार्ट ऑफ द स्पीच टू द वर्ड लिमिट ऑफ 150 to 200 वर्ड्स। जब आप एग्जाम में स्पीच लिखते हो तो आपकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए? 150 to 200 वर्ड्स एंड नॉट मोर देन दैट।
So this is the word limit. So following points should be kept in mind while you are writing speech in your exam. Now speech का फॉर्मेट. अब जब आप स्पीच लिखना स्टार्ट करते हो तो स्पीच का फॉर्मेट क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है. कुछ चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में और एंडिंग में आपको ध्यान रखनी है. बस बहुत इतनी सिंपल ही है स्पीच का फॉर्मेट. तो देखते हैं क्या है. पहला, मस्ट इंक्लूड एन ओपनिंग एड्रेस इन द बिगनिंग. तो जब भी आप स्पीच बोलना स्टार्ट करते हो तो अपना एक टॉपिक बताते हो ऑब्वियसली. उसके बाद एक ओपनिंग एड्रेस होना चाहिए शुरुआत में, यानी कि आप जब शुरुआत करोगे स्पीच की तो स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए, और एंड में अ कंक्लूजन विद फॉर्मल थैंक्स टू द ऑडियंस. ऑब्वियसली अगर मुझे किसी ने स्पीच बोलने को बोली तो मैं बोल बोल के एंड में क्या बोलूंगी, अपनी ऑडियंस को जो मुझे सुनने आए हैं उनको मैं थैंक यू बोलूंगी. यस, तो यहाँ पर भी जब मैं लिखूंगी स्पीच अपने एग्जाम में तो एंड में एक फॉर्मल थैंक्स या कंक्लूजन में थैंक यू बोलूंगी अपनी ऑडियंस को फॉर लिसनिंग मी. ओके. सेकेंड, ट्राई टू स्टार्ट विद अ स्लोगन, कोट और अ कैची फ्रेज इन द बिगनिंग. जब आप शुरुआत करो अपनी स्पीच लिखने की तो आप कोशिश करो कि कोई स्लोगन से, कोई पुराने कोट, कोई सेइंग से या किसी ऐसी कैची फ्रेज से, कोई ऐसी लाइन से जो बोली गई है किसी द्वारा, किसी महान इंसान द्वारा, या महात्मा गांधी सेड, वन सेड दिस, और फिर आप अपना कंटिन्यू करो. तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए या उनको वेलकम करने के लिए. डायरेक्टली स्टार्ट बाय एड्रेसिंग द ऑडियंस एंड देन उसके बाद अपनी ऑडियंस को आप डायरेक्टली एड्रेस करना. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम एवरीबॉडी. हाँ, इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हो. और कैसे कर सकते हो? जैसे अ वार्म गुड मॉर्निंग टू द प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स. You feel privileged to I feel privileged to get on an opportunity to express my views on. तो इस तरीके से आप अपनी क्या दे सकते हो, अपनी आप ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हो. एड्रेस योर ऑडियंस. तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस को एड्रेस दे सकते हो. ओके. थर्ड आता है डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक. अब जो भी आपका टॉपिक दिया गया है, अब ऑडियंस को आपने इंट्रोड्यूस, ऑडियंस से आपने अच्छे से आपने उनको एड्रेस कर लिया, आपने अपनी कुछ कोड देके, कुछ कैची फ्रेज देके आपने इंट्रोड्यूस कर लिया अपने टॉपिक को. अब बारी आती है कि आप अपना टॉपिक, जो भी आपको टॉपिक दिया गया स्पीच पे लिखने के लिए, उसका डेवलपमेंट करो, यानी उसकी डिटेल्स बताओ. तो डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग टॉपिक टू योर ऑडियंस, ट्राई टू यूज कॉमन फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो अब आप अपने टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हो, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो अपने टॉपिक के बारे में अपनी ऑडियंस को, और उसके बारे में सारी डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रहे हो, और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू आप बता रहे हो. जब भी आप फैक्ट्स एंड फिगर्स दो किसी भी चीज के, ऑलवेज रिमेंबर कि अप्रॉक्स वर्ड ये जरूर यूज करना है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स हर दिन या हर साल चेंज होते रहते हैं. तो व्हेनेवर यू आर गिविंग फैक्ट्स एंड फिगर्स इन योर स्पीच, ऑलवेज रिमेंबर टू गिव द वर्ड अप्रॉक्स. ओके. अब स्पीच का जो फॉर्मेट होता है वो 3 पैराग्राफ्स में होता है, और लास्ट में एक पैराग्राफ 4 भी होता है. बेसिकली ये 4th पैराग्राफ आप चाहो तो रख सकते हो, नहीं चाहो तो ना भी रखो. तो 3rd एंड 4th पैराग्राफ को हम क्या कर देते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं. यूजुअली 3 पैराग्राफ्स, अगर आपको लगता है और कंटेंट आपको लिखना है तो एक 4th पैराग्राफ भी लिखो जिसमें 3rd एंड 4th पैराग्राफ को आप मर्ज कर सकते हो. बट यूजुअली हम 3 पैराग्राफ्स ही लिखते हैं. तो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करना है आपको, पैराग्राफ 1 में एड्रेस द ऑडियंस एंड इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक. सबसे पहले अपनी ऑडियंस को एड्रेस करो, हेलो एवरीबॉडी, आई एम दिस, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, और अपने टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है उसको बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है. जैसे कंप्यूटर्स एक टॉपिक है तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा लोगों को इंट्रोडक्शन देना है. सेकेंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द टॉपिक. अब इस पैराग्राफ में आपको अपने टॉपिक के बारे में डिटेल में बताना है, बिल्कुल एक एक चीज ओपन करके बतानी है. जैसे एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ, ईदर गुड और बैड, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन कंपेयर टू द पास्ट. तो ये सब डिटेलिंग्स जो है ये आप दे सकते हो अपने सेकंड पैराग्राफ में. एंड फाइनल, यानी कि जो 3rd पैरा, लास्ट पैरा होता है वो होता है कंक्लूजन. अब इसमें आपको अपने टॉपिक को कंक्लूड करना है, एक एंडिंग पे लेके आना है और अपनी ऑडियंस को थैंक्स बोलना है. तो फॉर्मल थैंक्स टू द ऑडियंस एट द एंड एंड टॉपिक का कंक्लूजन, यानी अपने टॉपिक को एंड करना है. बस यही है सिंपल स्पीच का फॉर्मेट, और ऐसे ही आपको लिखते जाना है इसमें. अब मैं आपको कुछ ओपनिंग सेंटेंसेस एंड कुछ क्लोजिंग सेंटेंसेस बताऊंगी स्पीच में, कि आपको स्पीच शुरुआत कैसे करनी है और स्पीच की एंडिंग कैसे करनी है. तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप स्टडी करके आपके लिए इजी हो जाएगा कि स्पीच की स्टार्टिंग कैसे हो.
तो यहाँ पे कुछ ओपनिंग सेंटेंसेस हैं स्पीच के, जैसे कि ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर, तो जैसे टॉपिक अगर कंप्यूटर्स है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद कंप्यूटर्स, एज कंप्यूटर्स एवरीबडी इज यूजिंग इन टुडेज वर्ल्ड, नोबडी इज वर्किंग विदाउट अ कंप्यूटर। तो इस तरीके से ये आप स्टार्टिंग सेंटेंस रख सकते हो। या आई स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक ऑन द टॉपिक कंप्यूटर्स, इस तरीके से। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद ओल्ड सेइंग, अब पहले मैंने आपको क्या बताया था, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर, और थर्ड ओपनिंग सेंटेंस मैंने आपको क्या बताया, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद ओल्ड सेइंग। यानी जब मैं यहाँ पे ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर बोलूंगी और ओल्ड सेइंग यानी कोई पुरानी कहावत बताऊंगी पहले मैं लोगों को, उसके बाद कंप्यूटर्स के बारे में मैं उनके सामने इंट्रोड्यूस करूंगी। तो दिस इज हाउ कोई पुरानी ओल्ड सेइंग, कोई पुरानी कहावत किसी के थ्रू बोली हुई, ये सब से भी स्टार्ट कर सकती हूँ अपनी स्पीच। या आई वेलकम यू ऑल ऑन द ओकेजन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, कुछ भी इस तरीके के आप ओपनिंग सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं जब आप अपनी स्पीच लिखना स्टार्ट करें। अब थर्ड पैराग्राफ यानी जो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है स्पीच का, उसमें आपको अपनी स्पीच को क्लोज करना रहता है, यानी कि आपको कुछ क्लोजिंग सेंटेंसेस देने पड़ते हैं अपनी स्पीच को अच्छे से एंड करने के लिए। तो कैसे करेंगे हम, नाउ इट इज टाइम टू एक्ट और रेज योर वॉइस। तो अब अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें जनता को, ऑडियंस को अपनी आवाज उठानी चाहिए किसी गलत मुद्दे पर, किसी मुद्दे पर, तो आप बोल सकते हो नाउ इट इज टाइम टू रेज योर वॉइस। आप अपनी आवाज उठाइए, आप कोशिश करिए तो सब चीजें सही होंगी। इस तरीके से आप अपनी एंडिंग कर सकते हो। सेकेंड, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अ कंट्री, या अगर कोई कंट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो हम बोल सकते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अर कंट्री इट इज टू मेंटेन आवर हेरिटेज, आवर कल्चर एंड टू मेक अ गुड इमेज इन द आईज ऑफ अदर पीपल। तो दूसरों के नजरों में हम अच्छी अपनी कंट्री की इमेज बना सकते हैं, अपनी कल्चर, अपनी हेरिटेज को वी कैन मेंटेन एंड ऑलवेज ग्रो एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो इस तरीके से आप एंडिंग कर सकते हो। या फिर नीड ऑफ द आवर इज, अब नीड ऑफ द आवर यानी बिल्कुल जरूरत आ गई है, बिल्कुल वो वक्त आ गया है जब हमें कुछ डिसीजंस लेने, कुछ एक्शंस लेने। तो इस तरीके से जो भी एक्शंस होंगे आप बता सकते हो। इन माई ओपिनियन, या लास्ट में आप इस तरीके से भी बोल सकते हो मेरे ओपिनियन में अब हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो आपके खुद के पर्सनल कुछ सजेशंस या व्यूज जो आप बताना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, वो सब आगे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये कुछ क्लोजिंग सेंटेंसेस थे जिससे आप अच्छे से ब्यूटीफुली अपने पूरी स्पीच को क्लोज कर सकते हो और एंडिंग कर सकते हो अपनी ऑडियंस को थैंक्स कहते हुए। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो हम आपके साथ मैं डिस्कस करती हूँ कि कैसे स्पीच लिखी जाती है। तो उसका क्वेश्चन है ये, यू आर अशोक स्टडिंग इन क्लास 11th बी। तो आपका नाम बता दिया गया है कि आप अशोक हो और आप क्लास 11th बी में पढ़ते हो। यू हैव बीन आस्क्ड बाय योर प्रिंसिपल टू स्पीक इन द मॉर्निंग असेंबली। आपको आपकी प्रिंसिपल ने सुबह की जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें बोलने के लिए, कुछ स्पीच बोलने के लिए कहा गया है, जिसका टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ड्राफ्ट द स्पीच इन 150 to 200 वर्ड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है कि आपको स्पीच लिखनी है और टॉपिक आपको बता दिया गया है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। स्कूल की प्रिंसिपल ने अशोक को बोला गया है कि आप मॉर्निंग असेंबली में इस टॉपिक पे स्पीच दो, और स्पीच की वर्ड लिमिट बता दी है 150 to 200 वर्ड्स होनी चाहिए। सो दिस इज योर क्वेश्चन। अब आप कैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ्स करके पूरा कैसे फॉर्मेट फॉलो करते हो और एक अच्छी स्पीच लिखते हो बिना ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग एरर्स के, वह अब यहाँ पे हम सैंपल देखते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप स्टार्ट करोगे अपनी ऑडियंस को एड्रेस करोगे, उनको कुछ गुड मॉर्निंग वगैरह, ऑब्वियसली मॉर्निंग असेंबली का टाइम है तो गुड मॉर्निंग वगैरह बोलोगे एंड अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे। सो गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, सर, टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। टुडे I, Ashok of class 11th B, will highlight the importance of English in today's scenario. तो आप गुड मॉर्निंग कह रहे हो क्योंकि वहाँ प्रिंसिपल है, आपकी टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सबको गुड मॉर्निंग कह रहे हो और बता रहे हो कि मैं अशोक क्लास 11th B का आपके सामने क्या हाईलाइट करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हाईलाइट करने वाला हूँ, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, यानी ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था ये आपका पैरा 1 है और आपने क्या कर दिया, पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पैरा नंबर 2 और इसमें आप क्या बताओगे, पूरी डिटेल्स बताओगे अपने टॉपिक की, यानी इंग्लिश कहाँ यूज होती है, कैसी यूज होती है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब सेकंड पैराग्राफ में डिटेलिंग्स में आएगी। तो इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह यूज होती है, विच इज नाउ नीडेड टू बी नोन बाय एवरीवन, और सबको आनी चाहिए। विदाउट इंग्लिश वन फील्स हैंडीकैप्ड, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको हैंडीकैप लगता है, यानी ऐसा लगता है कि समझो कुछ आता ही नहीं आपको लाइफ में, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, फॉरेन कंट्री में जाओगे, जॉब्स के लिए अप्लाई करने जाओगे, हर जगह लोग आपसे इंग्लिश में ही कन्वर्स करते हैं।
If you travel to any part of the world and even to some parts of India, knowledge of English sees you through. तो अगर आप इंडिया के बाहर जाते हो या इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में जाते हो तो इंग्लिश के बारे में आपको कितनी नॉलेज है वो आपको बहुत लोग आपको उस बेसिस पे बहुत जज करते हैं, क्योंकि आप किस तरीके से उनसे कम्युनिकेट करते हो इंग्लिश में आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं. That is why most public schools in cities are teaching in English medium. The primary reason is that parents want their children to be fluent in English. तो वो बता रहे हैं कि जितने भी schools हैं वो भी अब सब इंग्लिश मीडियम हो गए और इंग्लिश में ही बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं. यहाँ तक कि पेरेंट्स तक ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ें और इंग्लिश लैंग्वेज पर उनका कमांड बहुत अच्छा हो. पैरा नंबर 2 अभी कंटिन्यू ही हो रहा है यहाँ पे. ओके Okay. To get a reasonable job, it is must to be able to write, understand and speak English. अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो it is very important कि आप इंग्लिश में बोल पाएं, लिख पाएं, समझ पाएं, क्योंकि वही एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जिससे बातचीत होती है, यानी कि लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं भी अगर कहीं जॉब करूंगी तो मैं भी इंग्लिश में ही बात करूंगी. क्यों? क्योंकि मेरा जितना मेल्स भेजना, लोगों से कम्युनिकेट करना, बात करना सब इंग्लिश में ही होता है. तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड. Due to this, most of the interviews for good jobs and even admission interviews for colleges are conducted in English. एंड अगर आप ध्यान देंगे कि जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, जितने भी लोग जॉब करने जाते हैं, इंटरव्यू होते हैं, तो उनके इंग्लिश में ही इंटरव्यू होते हैं. और उनके इंग्लिश में इंटरव्यू इसीलिए होते हैं ताकि उनको जज कर पाए, उनको चेक कर पाए कि उनके लैंग्वेज स्किल्स कितनी है. ऑल्सो अगर आपको किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, बड़ी यूनिवर्सिटी में चाहिए, तो वहाँ पे भी जो इंटरव्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के वो इंग्लिश में ही होते हैं, देखने के लिए कि बच्चे का लैंग्वेज पे कितना कमांड है, कितने अच्छे से बच्चा इंग्लिश में कम्युनिकेट करके अपनी व्यूज एक्सप्रेस कर सकता है. नाउ many people wish to study or work abroad to know. अब यहाँ से जो है बेटा हम बच्चों हमारा थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, यानी कि कंक्लूजन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से. तो इसमें हम अपने पैराग्राफ को, अपनी स्पीच को एंड करेंगे और हमारी ऑडियंस को फॉर्मल थैंक्स भी बोलेंगे. सो मेनी पीपल विश टू स्टडी और वर्क अब्रॉड. अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्री में. तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम फॉरेन में ही जाके पढ़ें या फॉरेन में ही अपने आगे की जॉब कंटिन्यू करें. टू नो द लोकल लैंग्वेज में बी डिफिकल्ट एंड लर्निंग इट वुड टेक टाइम, बट इफ वन नोज इंग्लिश इट कम्स टू वंस रेस्क्यू. अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चाइना में आपकी जॉब लगी है, आप चाइना में पढ़ने जा रहे हो, तो उनकी लोकल लैंग्वेज जो चाइनीज लैंग्वेज है वो सुनना, पढ़ना, समझना डिफिकल्ट हो सकता है. लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो आप वहाँ पे रेस्क्यू हो जाओगे, यानी आप वहाँ पे बच जाओगे, क्योंकि ये एक ऐसी बेसिक लैंग्वेज है जिसमें आप कॉन्वर्स करोगे और वो सुनेंगे, समझेंगे और आपका इंग्लिश में रिप्लाई भी करेंगे. तो उनकी लोकल लैंग्वेज समझना इज वेरी डिफिकल्ट, बट इंग्लिश आती है तो आप बच गए, आप कम्युनिकेट कर पाओगे और वहां पे सर्वाइव कर जाओगे. इवन द बेस्ट स्टडी मटेरियल्स फॉर रिसर्च वर्क आर अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश. जितना भी बेस्ट रिसर्च वर्क है वो भी उसकी जो पूरी लैंग्वेज है इंग्लिश में ही अवेलेबल है. कंप्यूटर्स विच आर वाइडली यूज्ड कैन यूजुअली बी यूज्ड ओनली विद नॉलेज ऑफ इंग्लिश. तो कंप्यूटर्स जो आज हर घर में, इनफैक्ट हर घर में 2 बच्चे हैं तो 2 कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, हर जॉब में, हर स्कूल में, हर जगह कंप्यूटर्स इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है. तो कंप्यूटर्स जो इतना वाइडली यूज़ हो रहा है वो कौन सी लैंग्वेज में आपको दिखता है? इंग्लिश में ही दिखता है. आप ऑब्वियसली 2-3 लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हो, बट बेसिक लैंग्वेज जो आपको कंप्यूटर्स यूज़ करने के लिए चाहिए वो क्या है? वो इंग्लिश ही है. Thus English is a must in today's scenario. और बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, आज की जनरेशन में, आज की दुनिया में कि आपको इंग्लिश आए और आप इंग्लिश में अपना कमांड अच्छा रखो. यहाँ पे एक फॉर्मल थैंक्स नहीं है, बट आप यहाँ पे फॉर्मल थैंक्स कर सकते हो कि इस तरीके से बोल सकते हो, इंग्लिश इज अ मस्ट इन टुडेज सिनेरियो. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो इधर पे, does in my opinion English is a must in today's scenario. एंड लास्ट में आप लिख सकते हो थैंक यू. तो इस तरीके से आपने ब्यूटिफुली कंक्लूड भी करा अपने पैसेज को, अपनी स्पीच को, एंड आपने अपनी ऑडियंस को थैंक यू भी बोला. ओके, सो चिल्ड्रन,
here we come to an end of this topic speech writing and I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्पीच वही है जो हम स्पीच बोल रहे हैं आज की डेट में, तो जो भी आप बस बोल रहे हो उसको थोड़ा सा बना ठना के बोल के आपको सिंपली लिखना है। और अगर आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन है, अच्छे से क्लैरिटी है, तो आप लिख भी अच्छे से सकते हो। तो आपका काम क्या है, आप बच्चों का होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आप अपने बहुत सारे रेलेवेंट टॉपिक्स ढूंढिए, अलग अलग जनरल टॉपिक्स ढूंढिए और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करिए, क्योंकि जितना आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे उतना आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी किसी भी टॉपिक के बारे में। और अगर बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख भी सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा एंड आई नो कि आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे स्पीच राइटिंग में। एंड इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो चिल्ड्रन कीप प्रैक्टिसिंग एंड तब तक लिए बाय बाय एंड थैंक यू।